मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला में। बच्चों, इन पंक्तियों से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आज हम कक्षा 10 काव्य पाठ आत्मकथ्य की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मकथ्य का मतलब होता है बच्चों अपने जीवन की कथा, अर्थात अपने जीवन के अपने जीवन के अंदर जो घटित सारे उचित अनुचित अनुभव होते हैं उनको लिखना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में माना जाता है और उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य ही नहीं नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके प्रमुख काव्य हैं चित्रधारा, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। लेकिन जो कामायनी है वह बहुत ही इनका प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास हैं इनके प्रसिद्ध तितली, कंकाल, इरावती। एक बार बच्चों सन 1932 में हंस नामक पत्रिका का संपादन किया जा रहा था, तो सभी कवियों से उसमें एक विशेष अंक था पत्रिका में आत्मकथा। तो सभी कवियों से आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। जयशंकर प्रसाद को भी उसके मित्रों ने आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, लेकिन जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। बच्चों, आपने भी बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ी होंगी और कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर आधारित मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है, महात्मा गांधी जी हैं, मिल्खा सिंह हैं, या आप ने देखी होगी मैरी कॉम है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन पर आधारित हैं। तो ऐसी ही आज हम कविता पढ़ेंगे जिसमें जयशंकर प्रसाद जी को जब आग्रह किया जाता है आत्मकथा लिखने पर, तब वो मना करते हैं, लेकिन कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां कविता की लिखते हैं। उसमें थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहे जाते हैं अपनी इस कविता के माध्यम से। क्या कहते हैं? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। यहाँ पर मधुप का अर्थ होता है बच्चों भंवरा। वैसे तो भंवरा जो है प्राकृतिक उपमान है, लेकिन यहाँ पर मधुप का जो अर्थ है जयशंकर प्रसाद ने अपने मन से लिया है। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी अपनी जो आत्मा से, अपने मन से सवाल करते हैं कि मधुप गुनगुना कर, कि जो मेरा मन रूपी भंवरा है वह गुनगुन कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, कि मैं ऐसी कौन सी अपनी कहानी लिखूं। अर्थात मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा है नहीं, अर्थात मेरी कोई कहानी विशेष नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा के अंदर लिखूं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। बच्चों, वैसे तो पूरी कविता पूरी खड़ी बोली में है, सारे के सारे शब्द बहुत सरल हैं, लेकिन जो भी मुश्किल शब्द आएंगे आप उनको रेखांकित करते रहना और मैं उनके अर्थ बताती रहूँगी, आप उनको लिख लेना। क्या कहते हैं? मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि जो मेरा जीवन है वह सूखे पेड़ की तरह है जिसकी पत्तियां बार बार गिरती रहती हैं। अर्थात मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आए हैं, दुख ही दुख आए हैं। कितनी आज घनी, घनी का मतलब बहुत अधिक, कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आए हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारे यहाँ लिखी गई हैं और उनको पढ़कर कुछ लोग तो उनका आनंद लेते हैं, कुछ लोग उनके आदर्शों पर चलते हैं और कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो इस तरह से कवि अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं अपनी आत्मकथा लिखने के बाद। फिर क्या कहते हैं कवि? तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपने बीती। क्या कहते हैं कि हे मित्रों, फिर भी तुम मुझे ऐसा कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता, कि मेरे जीवन के अंदर जो दुर्बलताएं आई हैं, कमजोरियां रही हैं, कि उनको अपने बीते समय में, अर्थात मेरे जीवन में जितनी कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं रही हैं, क्या मैं वह अपनी आत्मकथा में सारे की सारे लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति।
तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने संकेती भाषा का प्रयोग किया है बच्चों। जैसे गागर रीति, गागर का वैसे तो अर्थ होता है मिट्टी का मटका, लेकिन यहाँ पर संकेत के रूप में बताया है कि रीति गागर। रीति का मतलब होता है खाली, यानी खाली घड़ा। यहाँ खाली घड़े के माध्यम से बताना चाहते हैं कवि कि मेरा जीवन एक खाली घड़े के समान है, अर्थात बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, कष्ट ही कष्ट मेरे अंदर जीवन के अंदर हैं, और सुख जो हैं वो सिर्फ नामात्र हैं। क्या इस प्रकार के जीवन के बारे में सुन करके क्या तुम सुख पाओगे, अर्थात तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्या तुम उसे सीख पाओगे। भाव यह है कि कवि अपने जो जीवन की निराशाएं हैं, कष्ट हैं, या उसके जो मरते सपने हैं, उनको वह दूसरों के सामने नहीं कहना चाहते हैं। इस पद्यांश के अंदर जो कवि ने मधुप शब्द का जिक्र किया है बच्चों, यानी भंवरा। भंवरा से मन की तुलना क्यों की है उन्होंने, क्योंकि भंवरे का भी स्वभाव होता है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता रहता है और उसके स्वाद को चखता रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा मन है वह भी एक दूसरे की बातों को सुन करके उसका विश्लेषण करता रहता है। हमारा मन सोचता रहता है दूसरों की बातों के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर भंवरे की तुलना मन से की गई है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कवि अपने मित्रों की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं मेरे जीवन को खाली करने वाले, अर्थात मेरी परेशानियों का कारण कहीं तुम ही ना हो। क्योंकि जो आत्मकथा है उसके अंतर्गत जो सारे कड़वे अनुभव लिखे जाते हैं, जो कवि के मित्रों ने उसके साथ छल कपट किया, उन्होंने जो उसकी जो रचनाओं से रस लेकर अपनी कविताएं जो उन्होंने उन्नत की हैं, वो सब अगर वह पढ़ेंगे तो अपने आप को दोषी समझेंगे। तो यही कहने का प्रयत्न किया है कवि ने कि अपने को समझो, कहीं अपने आप को ही तुम दोषी ना समझो। मेरा रस ले अपने भरने वाले, मेरी काव्य रचनाओं से रस लेकर अपनी काव्य रचनाओं को उन्नत करने वाले। अर्थात भाव क्या है कि जो कवि है अपने मित्रों से नहीं कहना चाहता है कि उन्होंने ही उनके जीवन में कष्ट पैदा किए हैं या उनके जीवन को निरस किया है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि यह भी मेरा दुर्भाग्य रहेगा कि अरे सरलते, कि है मेरे सरल स्वभाव। यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग किया है कवि ने कि अरे मेरे सरल स्वभाव या मेरी सरल आत्मा, यह मेरा दुर्भाग्य रहेगा कि तेरी हंसी उड़वाऊँ मैं, कि इस प्रकार की जो बातें हैं उनको समाज के सामने कहकर मैं तेरा मजाक बनवाऊँ। भूले अपनी, और जो मुझसे भूले हुई हैं, या परवंचना, या जो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ छल कपट किया है औरों की दिखलाऊँ मैं, उसको भी मैं दूसरों के सामने नहीं कहना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, उज्ज्वल का मतलब है सुख भरी जो कहानी है या सुख भरे जो दिन है उनके विषय में भी, या फिर मधुर चांदनी रातों की अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। यहाँ पर अपने प्रेयसी का जिक्र करते हुए कवि ने कहा है कि जो उसके साथ उसने पल बिताए हैं, कुछ सुख भरे जो पल बिताए हैं, या उसके साथ जो चांदनी रातों में खिलखिलाकर या हंसी खुशी की जो बातें की हैं, उनको भी वह किसी के सामने नहीं कहना चाहते हैं। भाव क्या है कि निजी बातें भी दूसरों के सामने कभी नहीं कहना चाहते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग गया, कवि क्या कहते हैं कि जिन सुखों के सपने देख देख कर कवि जागता रहता था वह उसके पास आया ही नहीं। आलिंगन में आते आते, अर्थात बाहों में आते आते, बाहों का मतलब यहाँ नज़दीक आते आते मुस्कुराकर भाग गया, मुस्कुराकर चला गया। भाव क्या है कि जो उसकी प्रेयसी के साथ बिताए दिन थे वो ज़्यादा वह सुख प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि कहा जाता है जो उनकी पत्नी थी वह बहुत प्रिय थी और असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद उनको बड़ा ही दुख हुआ था। तो उसको ही संकेत करते हुए यहाँ कहते हैं कि उनके पास इस प्रकार का सुख अधिक समय तक नहीं रहा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अपनी प्रेयसी के सुंदर गालों की प्रशंसा करते हुए कवि कहते हैं कि जो उसके अरुण कपोल, अरुण का मतलब होते हैं लाल लाल, यानी जो लाल गाल थे, उनकी सुंदरता में, उनकी सुंदरता को देखकर ही ऐसा लगता है मानो अनुरागिनी ऊषा,
यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि अनुरागिनी उषा, उषा होती है जो सवेरे के सूर्य की जो लालिमा होती है, ऐसा लगता है मानो सवेरे की सूर्य की जो लालिमा है उसने निज सुहाग, उसके सुहाग का मतलब होता है सुगंध, या मधुमाया, मधुमाया का मतलब होता है मधुरता। मानो जो सवेरे की जो लालिमा है उसने जो कवि की प्रेयसी है उसके लाल गालों से सुंदरता और मधुरता चुरा ली हो। भाव क्या है कि जो कवि की प्रेयसी है वह सवेरे के सूर्य की लालिमा से भी उसके जो लाल गाल हैं और भी ज़्यादा सुंदर हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति किसकी बच्चों? उस जो कवि है उसकी प्रेयसी की। स्मृति होती हैं यादें। पाथेय, पाथेय होते हैं रास्ते का जो खाना होता है। जब कोई राहगीर एक जगह से लंबे रास्ते पर दूसरी जगह जाता है तो अपने कुछ आवश्यक चीज़ें ले लेता है, जैसे खाना पानी वगैरह, तो उसको पाथेय कहा जाता है। थके पथिक की, जब पथिक थक जाता है, राहगीर थक जाता है, तो वह अपना जो इस प्रकार की उसके शरीर को शक्ति देने वाली चीज़ें हैं, खाना पानी वगैरह, उसको ले लेता है। यहाँ पर कवि का पाथेय कौन है? जो उसकी प्रेयसी की स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, कि उसकी स्मृति, उसकी प्रेयसी की जो यादें हैं पाथेय बनी, उसके लिए रास्ते का सहारा बनी है। थके पथिक की, यानी जब कवि थक जाता है रास्ते पर, अपने जीवन के कष्टों से थक जाता है, पंथा होता है बच्चों रास्ता, जब वह अपने कष्टों से थक जाता है तो अपने प्रेयसी की यादों में खो जाता है और वह सारी थकान या सारे कष्टों को भूल जाता है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। वैसे तो यहाँ पर कंथा बच्चों गुदड़ी होती है जिसके अंदर फटे पुराने कपड़े भर करके उसको बिछोना या ओढ़ने का वस्त्र बना लिया जाता है। यहाँ पर कंथा का मतलब है जीवन, जो कवि है उसकी दुख भरी जो कहानी है उसको। सीवन को यानी उसके जो दुख भरे दिन हैं या दुख भरी जो उसकी कथा है उसको क्या तुम उधेड़ कर देखोगे? क्या तुम उसको फिर से सुनना चाहते हो? क्यों मेरी कंथा को, अर्थात मेरी जो इस प्रकार के दुख भरी जो कहानी है उसको क्या तुम फिर से उधेड़ना चाहते हो, अर्थात मेरे कष्टों को फिर से क्या तुम ताज़ा करना चाहते हो? तो बच्चों अंतिम 4 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे और सरलार्थ के अंत में मैं कुछ कविता से संबंधित प्रश्न पूछूंगी बच्चों। अगर आप को कविता समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर ज़रूर लिखें। तो कवि क्या कहते हैं? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जो जीवन है छोटा अर्थात बहुत ही सामान्य है, तो इसके बारे में मैं बढ़ा चढ़ाकर या इस प्रकार की ऊंची ऊंची बातें किस प्रकार से कह दूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ, कि मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं सिर्फ औरों की ही सुनता रहूं और चुप रहूं। भाव क्या है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यहाँ पर मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी जो सामान्य सी या भोली वाली जो मेरी आत्मकथा है उसके बारे में सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा, अर्थात तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अभी समय नहीं है और अभी समय भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो मेरे जीवन के कष्ट हैं या मेरी जो व्यथा है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अर्थात जो मेरी पीड़ा है मन की वह अभी मौन अवस्था में है, चुपचाप सोई पड़ी है, अर्थात दबे हुए हैं मेरे मन में जो मेरे दुख हैं। अभी अनुकूल समय नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं, या मेरे अंदर कुछ इस प्रकार की उमंग नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूं। प्रश्न नंबर 1 है पद्यांश में मधुप शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 है अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 3 है उज्ज्वल गाथा किसे कहा गया है। और प्रश्न नंबर 4 है बच्चों पाथेय का क्या अर्थ है। अगर बच्चों आपको प्रश्न समझ में आ गए तो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।